बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमडीकेट और ईडा क्लासेस में तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद। चैप्टर नंबर 5 हम शुरू करने वाले हैं आज, और उसमें से पहला जो टॉपिक है हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसको हम पढ़ेंगे, इसको डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे, और इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं, जितने भी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, उसको हम बाकायदा तौर पर एक एक करके सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ठीक है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारे पास बेसिकली एंगल है। ठीक है, और ये वो एंगल है जो कहाँ पर बनता है, ये वो एंगल है जो अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास सर्कुलर मोशन परफॉर्म करे। ठीक है, लेट सपोज एक ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से, ये पॉइंट ए है, ठीक है, पॉइंट बी तक मूव करे, तो इनके मूवमेंट की वजह से जो है यहाँ पर ये कर्व पाथ जो है इसको कवर करेगी। ठीक है, और वो कर्व पाथ कौन सी होगी, वो ये होगी एस। ये सेंटर का, ये सर्कल का सेंटर है। ठीक है, और इसको अगर मैं यहाँ से मिला लूँ तो ये इसका बन जाएगा रेडियस। ठीक है, और ये भी बनेगा रेडियस। तो अब ये जो एंगल बीच में से बना, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के मूवमेंट की वजह से, जब इस ऑब्जेक्ट ने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव किया, ठीक है, इसके मूवमेंट की वजह से, इसके कर्व पाथ कवर करने की वजह से यहाँ पर सर्कल के सेंटर में हमारे पास एंगल बना, और इसी एंगल को कहा जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब लेट सपोज कर ले कि यहाँ पर हमारे पास जो है एक डिस्क है। ठीक है, और ये डिस्क जो है ये काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है, यानी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, इस एरो से हमें अंदाज़ा हो रहा है। ठीक है, अब देखिए ज़रा, लेट सपोज कर ले कि ये जो हमारे पास, लेट सपोज इस डिस्क पर मैंने एक पॉइंट ए ले लिया है। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि ये डिस्क जो है इस सेंटर पॉइंट से रोटेट कर रहा है। ठीक है, अगर मैं इस सेंटर पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूंगा, ठीक है, तो इसी परपेंडिकुलर लाइन को कहा जाता है एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो ये मेरे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन हुई। ठीक है, अब देखिए ज़रा, अगर मैं एक लाइन खींचूँ पॉइंट ए को, और पॉइंट पॉइंट ए को और एक्सिस ऑफ रोटेशन को अगर मैं आपस में मिला लूँ, ठीक है, तो देखिए ज़रा, ये मेरे पास ये एक लाइन बनेगी अगर मैं इनको आपस में मिलाऊंगा। तो अब डिस्क एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो लेट सपोज कर ले कि जब टाइम मेरे पास ज़ीरो था, इसने जब डिस्क ने जस्ट स्टार्ट लिया, तो पॉइंट ए यहाँ पर था। लेकिन जब टाइम मेरे पास गुजरा, लेट सपोज जब टाइम मेरे पास टी हुआ, सही है, ये कुछ भी हो सकता है, 1 सेकेंड 2 सेकेंड कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन मैंने खींची है पॉइंट ए और इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच में, या जिसको मैं रेडियस कह सकता हूँ, ये कुछ टाइम बाद जब टाइम टी हो जाएगा तो ये यहाँ पर पहुँच जाएगा। ठीक है, लेट सपोज कर ले कि पॉइंट ए यहाँ पर पहुँचा कुछ टाइम के बाद, जिसको मैंने पॉइंट बी का नाम दे दिया। ठीक है, तो इस लाइन ने क्या किया, इस लाइन ने इतना एंगल स्वीप अप किया। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन कर सकते हो कि द एंगल स्वीप अप बाय अ लाइन, वो एंगल जो इस लाइन ने स्वीप अप किया, जो इस लाइन ने बनाया। ठीक है, और ये लाइन कैसी है, थोड़ा सा इसको भी आप डिफाइन करेंगे फर्दर डेफिनेशन में। ठीक है, डेफिनेशन आपको स्क्रीन पर नज़र आएगा। तो इस लाइन को कैसे डिफाइन करेंगे, इस लाइन को आप ऐसे डिफाइन करेंगे कि द एंगल स्वीप अप बाय अ लाइन, ठीक है, पासिंग थ्रू एनी पॉइंट ऑफ अ बॉडी, ये बॉडी के किसी भी पॉइंट से पास हो रही है, एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन परपेंडिकुलरली, और एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये जो है परपेंडिकुलर एंगल बनाता है, ये परपेंडिकुलर है एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो ये लाइन जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर है और बॉडी के किसी भी पॉइंट से गुजर रही है, ये लाइन जितनी एंगल स्वीप अप करेगी उसको हम क्या कहेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। ठीक है, तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रहा। अब अगर आपको कोई कहे कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कल में मूव कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पर इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम निकालते कैसे हैं, ठीक है, इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो इसका फार्मूला क्या है, एस इज इक्वल टू सॉरी थीटा इज इक्वल टू, इसका फार्मूला हमारे पास बनेगा थीटा इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाय आर। सही है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है, इस एस को डिवाइड कर दो आर पे, जो भी आपके पास आंसर आएगा वो आपके पास क्या होगा, वो आपके पास ये थीटा होगा, एंगल होगा, या मुझे कहना फिर चाहिए कि ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, तो एक तो ये इसको इस तरीके से आप लिख सकते हो। दूसरा, इसको हम यूँ लिख सकते हैं कि हमें पता है
कि एंगुलर वेलोसिटी जो हमारे पास होती है, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ से भी मैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को लिख सकता हूँ और यहाँ से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो फार्मूला मेरे पास बनेगा वो मेरे पास बनेगा डेल क्यू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ओमेगा डेल टी बनेगा, सही है। तो एक तो ये जर्नल फार्मूला हुआ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का और एक ये फार्मूला मेरे पास हुआ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, जिनको मैं फर्दर कुछ यूं भी लिख सकता हूं कि मैं डायरेक्ट अगर यहाँ पर लिखूं, सही है, अगर मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पर लिखूं थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, तो ये भी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो ये दो जो मेरे पास आए ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के फार्मूले आए। अगर आपको आपको लीनियर डिस्टेंस गिवन हो, एस गिवन हो, ठीक है, लीनियर डिस्टेंस अगर आपको गिवन हो तो फिर आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। और अगर आपको एंगुलर वेलोसिटी गिवन हो और आपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मालूम करना हो तो फिर आप ये वाला फार्मूला जो है इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये तो दो मैथमेटिकल फॉर्म हो गए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, सही है। अब देखिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है इसका यूनिट क्या बनेगा, तो इसका यूनिट जो है वो हमारे पास बड़ा जो है, अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं, ठीक है, तो इसका यूनिट जो है वो आपको पता होना चाहिए कि इसका यूनिट जो है वो हमारे पास है रेडियन। एस आई यूनिट इसका क्या होगा, तो एस आई यूनिट इसका होगा रेडियन। आपने चैप्टर नंबर 1 में इसको पढ़ा होगा कि जो है इसका ये यूनिट रेडियन कहाँ से आया था, ठीक है। तो ये एस आई यूनिट है, सही है। इसके अलावा इसके और भी बहुत सारे यूनिट हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको जो हमारे पास जर्नल जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला यूनिट है, ठीक है, वो है हमारे पास डिग्री। तो इसको हम डिग्री में भी जो है इसको हम मैयर करते हैं। नंबर दूसरा जो है हम इसको मैयर कर सकते हैं रिवॉल्वेशन में, ठीक है। तो रिवॉल्वेशन भी इसका जो है वो यूनिट है, ठीक है। इसके अलावा हम इसको मैयर कर सकते हैं साइकिल में, तो साइकिल भी इसका यूनिट हुआ, सही। अच्छा, इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो अगर मैं आपको एक नई नई बात बताऊं, सही है, तो वो यहाँ वो ये है कि देखिए इसका जो एक यूनिट होता है इस एंगल को, ठीक है, या मुझे कहना चाहिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम एक और यूनिट में मेजर करते हैं और वो हमारे पास है मिनट, ठीक है, एक मिनट, ठीक है। मिनट भी इसका क्या होता है, यूनिट होता है, ये टाइम का नहीं है, सही है। यहाँ पर अगर मैं एक एरो लगाऊं ऊपर एक डैश लगाऊं तो इसका मतलब होगा कि ये मिनट है। एक मिनट हमारे पास बराबर होता है 1/60 डिग्री के, सही है। इस तरीके से अगर मैं इस मिनट से जो है सेकंड निकालूंगा, सही है, तो सेकंड मेरे पास क्या आएगा, हमें पता है कि एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो मैं यहाँ पर 60 सेकंड लिखूंगा इज इक्वल टू 1/60 डिग्री, ठीक है। तो अब इस 60 अगर इस इक्वेशन को मैं 60 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, 60 के साथ अगर मैं इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूंगा तो आप यहाँ पर देखेंगे कि एक सेकंड जो है, एक सेकंड वो मेरे पास वो बन जाएगा 1/60 से अगर मैं डिवाइड कर दूंगा इस इक्वेशन को, ठीक है, तो 60 × 60 आपके पास हो जाएगा 3600 डिग्री, ठीक है। तो एक सेकंड जिसको हम डबल डैश से डिनोट करते हैं वो हमारे पास बराबर होगा 3600 सेकंड के। अगर आपके पास बिलफर्ज यूँ लिखा हुआ है कि एंगल बराबर है हमारे पास 30 डैश, तो इसका मतलब है कि 30 मिनट, आप इसको इस मिनट को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हो बाय यूजिंग दिस फार्मूला, ठीक है। इस फार्मूले को जो है यूज़ करके आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। अगर बिलफर्ज आपके पास यूँ लिखा हुआ है कि थीटा इज इक्वल टू लेट सपोज के 20 डबल डैश, तो इसका मतलब है कि ये 20 सेकंड है और आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो डिग्री में बाय यूजिंग दिस फार्मूला। तो डिग्री जो है सॉरी जो मिनट है और सेकंड है तो ये भी यूनिट है और बाज़ औक़ात हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को इससे ही मैयर कर रहे होते हैं, सही। अब नेक्स्ट चीज़ जो हमारे पास है, नेक्स्ट चीज़ हमारे पास है कि इसका नेचर कैसा है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास वेक्टर है या फिर स्केलर है, तो यहाँ पर नेचर को ज़रा देख लेते हैं कि इसका नेचर जो है वो कैसे बनेगा। तो याद रखिए कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर एंगल आपके पास स्मॉल होगा, ठीक है, एंगल क्या होगा अगर स्मॉल होगा, तो स्मॉल एंगल के लिए जो है ये हमेशा हमारे पास क्या होगी स्मॉल एंगल के लिए, या ये हमेशा हमारे पास होगी क्या वेक्टर, इसको हम वेक्टर ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। स्मॉल एंगल का मतलब यहाँ पर ये है कि लेट सपोज अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो वही सर्कल में मूव कर रहा है, ठीक है,
सर्कल में मूव कर रहा है, तो अगर ये सेंटर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रहा है, ये इसका सेंटर है, इसको आप आपस में मिला लें, यहाँ पर आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बनेगा। अगर ये एंगल जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये बहुत ज़्यादा स्मॉल है, कम है, तो फिर आपके पास क्या होगा, ये पॉइंट ए और पॉइंट बी एक दूसरे के करीब आएगी, और ये जो आपके पास आर्क लेंथ बनेगा एस, तो ये तकरीबन तकरीबन आपके पास क्या होगा, स्ट्रेट होगा। सही है। इसी वजह यही वजह है कि फिर जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास होगा, इसको हम क्या कंसीडर करेंगे, वेक्टर कंसीडर करेंगे। या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, जाहिर सी बात है, अगर पॉइंट ए और पॉइंट बी करीब है, थीटा आपके पास छोटा है, तो ऑब्जेक्ट को पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने के लिए बहुत ज़्यादा कम टाइम लगेगा। ठीक है, तो मैं यूँ भी लिख सकता हूँ कि फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम इसको वेक्टर ही कंसीडर किया जाएगा। लेकिन अगर आपके पास जो है थीटा ज़्यादा हुआ, ठीक है, एंगल आपके पास स्मॉल नहीं है, ठीक है, तो फॉर लार्ज एंगल, तो फॉर लार्ज एंगल जो है ये हमेशा हमारे पास क्या रहेगी, ये हमेशा हमारे पास इसको हम कंसीडर करेंगे एज अ स्केलर। ठीक है, तो लार्ज एंगल के लिए ये हमारे पास क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगी। ठीक है, एंगल स्मॉल है तो ये हमारे पास वेक्टर, इसको हम कंसीडर करेंगे। अगर एंगल हमारे पास बड़ा है, ठीक है, तो फिर इसको हम एज अ स्केलर जो है इसको कंसीडर करेंगे। ठीक है, इसका डायरेक्शन क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, अगर ये वेक्टर होगा स्मॉल एंगल के लिए, तो फिर जाहिर सी बात है इसका डायरेक्शन भी हमारे पास कुछ ना कुछ होगा। और वो डायरेक्शन क्या होगा हमारे पास, तो चले देखते हैं कि इसका डायरेक्शन कैसे बनेगा। तो देखिए ज़रा, इसका डायरेक्शन जो होगा वो हमेशा अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होगा। ये ऑब्जेक्ट अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव कर रहा है, ठीक है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो देखिए ये इस पॉइंट के इर्द गिर्द घूम रहा है। अगर इसमें मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूँगा, तो इस परपेंडिकुलर लाइन को हम कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो याद रखें कि जो डायरेक्शन होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, वो हमेशा क्या होगा, ऑलवेज अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ इसका क्या होगा, डायरेक्शन होगा। सही है। अगर साइन कन्वेंशन की मैं बात करूं, साइन कन्वेंशन की मैं बात करूं कि इसका साइन जो है वो क्या होगा, तो वो भी आप देख ले कि ये कभी पॉजिटिव होगा तो कभी नेगेटिव होगा, कब कब पॉजिटिव होगा और कब कब नेगेटिव होगा, वो भी देख ले। साइन कन्वेंशन की अगर मैं बात करूँ, तो साइन कन्वेंशन कैसे बनेगा। अब देखिए ज़रा, लेट सपोज कर ले कि अगर ऑब्जेक्ट आपके पास सर्कुलर पाथ में जो है ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, सही है, तो जब ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, तो आपके पास क्या होगा, इसको लेट सपोज ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका डायरेक्शन अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है, और ये हमेशा क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। सही है, ऊपर की जानिब रहेगा, और इसको हम हमेशा पॉजिटिव ही कंसीडर करेंगे। हम यहाँ पर कहेंगे कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, या जिसको मैं कहूँगा कि जो हमारे पास थीटा है, ये थीटा यहाँ पर क्या होगी, पॉजिटिव होगी। लेकिन अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट जो है वो क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है, ठीक है, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो क्लॉकवाइज जब वो रोटेट करेगा, ठीक है, तो इसका जो ये डायरेक्शन होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन होगा, सही है, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के डाउनवर्ड होगा। ठीक है, तो ये आपके पास कहाँ आएगा, ये इसका जो डायरेक्शन होगा वो डाउनवर्ड ही आएगा। ठीक है, इसका डायरेक्शन हमेशा क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। ठीक है, तो ये किसके लिए होगा, डाउनवर्ड होगा, और इसको हमेशा हम क्या कंसिडर करेंगे, इसको नेगेटिव कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो क्लॉकवाइज के लिए हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, और एंटी क्लॉकवाइज के लिए हमारे पास ये क्या होगा, ये हमारे पास नेगेटिव होगा, और ये बाय कन्वेंशन है। ठीक है, और इसको आपको कैसे पता चलेगा, बाय राइट हैंड रूल। ठीक है, ये डायरेक्शन जो आप मालूम कर सकते हो, या साइन कन्वेंशन जो आप मालूम करेंगे, तो ये आप कैसे मालूम करेंगे, बाय राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल से जो है आप इसको मालूम करेंगे, जो आगे हम इसको हम इसको पढ़ेंगे। सही है कि राइट हैंड रूल जो है वो क्या है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा अगर मैं डायमेंशन की बात करूं, ठीक है, तो डायमेंशन इसका क्या बनेगा, जो कि पूछा जाता है। सही है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। ठीक है, इसका डायमेंशन नहीं है। फॉर एग्जांपल, इसका फार्मूला हमारे पास है, थीटा इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाय आर। देखिए डायमेंशन हम कैसे निकालेंगे,
तो एस हमारे पास क्या चीज़ है, एस जो हमारे पास है वो लेंथ है, तो इसका डायमेंशन आपके पास आ जाएगा लेंथ का डायमेंशन डिवाइडेड बाय आर भी हमारे पास लेंथ है, तो इसका डायमेंशन भी लेंथ आ जाएगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास 1 बचेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारे पास डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, ठीक है, ये डायमेंशन लेस है, ठीक है। अच्छा, ये यूनिट लेस नहीं है क्योंकि यूनिट जो है इसका होता है रेडियन। तो अब ये डायमेंशन लेस है, यूनिट लेस नहीं है, तो इससे हमारे पास एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो हमें पता चली। अच्छा, डायमेंशन लेस जो है आप कैसे इसको लिखेंगे, आप इसको यूँ लिख सकते हो, पहले आप ब्रैकेट में लिखेंगे कि m की पावर नॉट, l की पावर नॉट और t की पावर नॉट, सही है, इसका मतलब भी 1 ही होता है। तो अगर MCQs में आपके पास ये इस किस्म का डायमेंशन गिवन हो तो आप जो है इसको टिक कर सकते हो, सही है। अब देखिए ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये डायमेंशन लेस है बट हैविंग यूनिट, इसका जो है हमारे पास यूनिट है, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास रेशो नहीं है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज़ अ टाइप ऑफ रेशो, तो आप कहेंगे कि नहीं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज़ नॉट द एग्जांपल ऑफ रेशो, इज़ नॉट द टाइप ऑफ रेशो, सही है। तो ये बात याद रखें कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज़ नॉट एग्जाम्पल ऑफ रेशो, ये रेशो का एग्जाम्पल नहीं है। क्यों रेशो का एग्जाम्पल नहीं है, ये इसलिए रेशो का एग्जाम्पल नहीं है क्योंकि रेशो जो आपके पास होती है वो आपके पास यूनिट लेस भी होगी, ठीक है, और साथ साथ में आपके पास क्या होगी, ये आपके पास डायमेंशन लेस भी होगी। जबकि यहाँ पर जो एंगुलर मोमेंटम हमारा एंगुलर जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है वो यूनिट लेस नहीं है और डायमेंशन लेस है, इसलिए ये रेशो की जो है एग्जांपल नहीं है। रेशो का एग्जांपल क्या होगा, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है स्ट्रेन हुआ, ठीक है, जो स्ट्रेन हमारे पास होता है, ठीक है, जिसको हम कैलकुलेट करते हैं कि चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, सही है, या चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, और भी बहुत सारे रेशो के जो है हमारे पास एग्जांपल है, ठीक है, जिसे रिलेटिव क्वांटिटीज़ जितनी भी हमारे पास है, ठीक है, तो वो हमारे पास रेशो के एग्जांपल है। तो इस लिहाज से जो है ये रेशो का एग्जांपल नहीं है, सही है। चलें ज़रा अपने लेक्चर को रिवाइज़ करते हैं कि आज के लेक्चर में हमने क्या क्या सीखा है। सबसे पहली बात जो आज के लेक्चर में हम सीख चुके हैं वो हम ये सीखे हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो हमारे पास होता है ये बेसिकली हमारे पास एंगल ही होता है, ये कुछ और नहीं होता है, ये वो एंगल होता है, ठीक है, जो सेंटर में बनेगा अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा या रोटेटरी मोशन परफॉर्म करेगा, ठीक है। इसको आप जो है इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगा, तो इसका मैथमेटिकल फॉर्म आपके पास होता है थीटा इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाय आर, ठीक है। या इसके अलावा अगर आपको एंगुलर वेलोसिटी गिवन हो, तो एंगुलर वेलोसिटी अगर आपको गिवन हो तो आप इसको थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी से भी कैलकुलेट कर सकते हो। इसका यूनिट क्या बनेगा, तो ऐसा यूनिट इसका रेडियन है, इसके अलावा इसको हम डिग्री में मेजर कर सकते हैं, रेवोल्यूशन में मेजर कर सकते हैं, साइकिल में मेजर कर सकते हैं, मिनट में जो है हम इसको मेजर कर सकते हैं, मिनट आपके पास जो है इसको डिनोट किया जाता है डैश से, सही है। तो आपको और सेकंड डबल डैश से, और ये इसके बराबर होगा 3600 डिग्री के बराबर होगा, तो आप इजीली इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर 30 डैश लिखा हुआ है तो इसका मतलब है 30 मिनट, ये डिग्री है, ये एंगल है, सही है, और इसको आप इन दो फार्मूलों की मदद से कन्वर्ट कर सकते हो। नेचर कैसा है इसका, तो नेचर अगर आपके पास ये स्मॉल है, ठीक है, फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम इसको कंसिडर किया जाएगा एज अ वेक्टर, ठीक है, और फॉर लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम इसको कंसिडर किया जाएगा स्केलर, ठीक है। बात आई समझ में, तो एक वेक्टर हुआ और स्मॉल के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, ये स्केलर हो जाएगा। डायरेक्शन क्या होगा, तो इसका डायरेक्शन हमेशा क्या होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होगा, ठीक है, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा उसके अलोंग इसका डायरेक्शन होगा। और जो है इसको हम मालूम कैसे कर सकते हैं, बाय यूजिंग राइट हैंड रूल। साइन कन्वेंशन क्या होगी, अगर आपके पास ऑब्जेक्ट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा तो इसको हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा तो इसको हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे। डायमेंशन इसका नहीं है, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, ठीक है। और इस डायमेंशन लेस क्वांटिटी को हम कैसे डिनोट करते हैं, m की पावर नॉट, l की पावर नॉट, t की पावर नॉट, लेकिन इसका यूनिट हमारे पास है, ठीक है। तो जब यूनिट है और डायमेंशन नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रेशो का एग्जाम्पल नहीं है। रेशो का एग्जाम्पल क्यों नहीं है, क्योंकि रेशो के लिए ज़रूरी है कि आपके पास ना ही आपके पास यूनिट हो, रेशो जो होती है हमेशा वो आपके पास यूनिट लेस होती है और डायमेंशन लेस होती है, जबकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास यूनिट लेस नहीं है, डायमेंशन लेस है। तो चले पास्ट पेपर के कुछ MCQs देख लेते हैं जो पास्ट पेपर में पूछे गए हैं।
सबसे पहला एमसीक्यूज़ जो है पूछे जो एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं, स्पेशली अगर मैं बात करूँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के हवाले से, तो ये कन्वर्जन होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के दो यूनिट के बीच में कन्वर्जन, ठीक है। और कौन कौन से यूनिट के बीच में कन्वर्जन आपसे पूछा जाता है कि रेडियन और डिग्री के बीच में जो कन्वर्जन होता है, इससे रिलेटेड जो है कई दफ़ा जो है हमारे पास एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं, सही है। तो चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा था कि 2 पाई रेडियन जो है वो 360 डिग्री के बराबर होता है। ये हमारे पास फार्मूले हैं जिनकी मदद से जो है हम कन्वर्जन कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक एमसीक्यूज़ पूछा गया है कि वन रेडियन इज इक्वल टू एक रेडियन जो है वो किसके बराबर है, ठीक है। एक रेडियन कितने डिग्री के बराबर है। ऑप्शन में आपके पास डिग्री गिवन है, तो इसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये बड़ा आसान तरीका है कि देखिए आपके पास 2 पाई रेडियन 360 डिग्री के बराबर होता है। तो आपने एक रेडियन कैलकुलेट करना है, मतलब इस साइड पे आपने 1 बनाना है, ठीक है। तो इस साइड पे आप 1 कैसे बनाएंगे, तो इस साइड को इस पूरे इक्वेशन को आपने डिवाइड करना होगा 2 पाई से। जब 2 पाई से इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो 1 रेडियन बराबर हो जाएगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 पाई। 2 और 360 कैंसिल होगा, तो आपके पास 2 1 ज़ा 2, और ये आपके पास क्या आ जाएगा 180 डिवाइडेड बाई पाई, ठीक है। और पाई की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कि ये आपके पास 3.14 होती है, या फिर इसको आप 22 डिवाइडेड बाई 7 भी लिख सकते हो, या इसको 3.14 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो 180 को अगर आप इस पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, वो आपके पास फाइनल आंसर आएगा कि एक डिग्री में आपके पास तकरीबन 57.3 डिग्री होती है, ठीक है। तो एक रेडियन जो है उसमें तकरीबन आपके पास होती है 57.3 डिग्री, ठीक है। इस तरीके से अगर हम दूसरे न्यूमेरिकल को देखें जो कि एमडीकेट 90 में पूछा गया है, और 2019 में पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा गया है कि देखिए एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 4 मीटर, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, और उस सर्कुलर पाथ का रेडियस जो है वो कितना है, वो है 4 मीटर है। What will be its angular displacement if it move 14 मीटर on इस सर्कुलर पाथ। तो कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा अगर वो 14 मीटर जो है सर्कुलर पाथ में कितना मूव करे, 14 मीटर तक सर्कुलर पाथ में मूव करे। तो ये बताए कि इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, मतलब ये एंगल कितना होगा। तो ये बड़ा आसान है, आपको पता होना चाहिए कि ये एंगल जो है हमारे पास एस जो होता है वो आर थीटा के बराबर होता है, या फिर आप ये कह सकते हो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारे पास बराबर होता है अर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। तो इनमें से आपको अर्क लेंथ जो एस है उसकी वैल्यू गिवन है, और यहाँ पर आर भी आपके पास गिवन है। तो दोनों को आप पुट कर देंगे, तो 14 डिवाइडेड बाई 4, तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 2 ज़ा 4, और ये 2 7 ज़ा, तो 7 डिवाइडेड बाई 2, तो आपके पास तकरीबन आएगा 3.5 रेडियन आएगा, सही है। तो जब भी आपके पास लीनियर डिस्प्लेसमेंट गिवन हो और रेडियस गिवन हो, तो इस लिहाज से जो है आप इन फार्मूले को यूज़ करके आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो मालूम कर सकते हो, सही है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है ये 2007 में जो है पूछा गया है, सही है, कि द रेशो ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग डायमीटर ऑफ अ सर्कल एंड टोटल डिस्टेंस अलोंग अ सर्कल। हमें रेशो मालूम करना है, ठीक है। और रेशो किस चीज़ के बीच में मालूम करना है, अलोंग अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल। तो देखिए अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करूँगा, ठीक है, तो इस सर्कल का जो डायमीटर होगा वो क्या होगा, वो डायमीटर आपके पास ये होगा। अगर इस सर्कल को मैं दो हिस्सों में डिवाइड कर दूंगा, ये इसका सेंटर हुआ, ये इसका डायमीटर हुआ, इस तरफ रेडियस और इस तरफ रेडियस, ठीक है। तो हमें क्या करना है, टोटल डिस्टेंस अलोंग अ सर्कल और डायमीटर ऑफ अ सर्कल, डिस्प्लेसमेंट अलोंग डायमीटर ऑफ अ सर्कल, ठीक है। तो देखिए टोटल डिस्टेंस जो सर्कल में होता है तो वो आपके पास बराबर होता है सरकमपेरेंस के, ठीक है। टोटल डिस्टेंस सर्कल का मतलब ये है कि यहाँ से ऑब्जेक्ट ने स्टार्ट लिया और पूरा सर्कल जो है आपके पास मुकम्मल करके वापस यहाँ पर आएगा, तो ये टोटल डिस्टेंस होगा सर्कल का, डिस्टेंस, ठीक है। और ये टोटल डिस्टेंस जो होता है सर्कल का, ये आपके पास बराबर होता है सरकमपेरेंस के, ठीक है। और सरकमपेरेंस आपको पता है कि सर्कल का 2 पाई आर के बराबर होता है, ठीक है। इसके अलावा डिस्प्लेसमेंट अलोंग डायमीटर ऑफ अ सर्कल। तो डायमीटर ऑफ अ सर्कल जो है इसके अलोंग डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो आपको पता है कि अलोंग डायमीटर जो है डिस्प्लेसमेंट जो आपके पास होगा यहाँ पर, वो डिस्प्लेसमेंट आपके पास बनेगा 2 आर के बराबर बनेगा। स्ट्रेट लाइन होती है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट जो है अलोंग डायमीटर आपके पास बराबर बना 2 आर के।
अब आपसे रेशो मांगा जा रहा है किस किस के बीच में, रेशो आपसे मांगा जा रहा है कि डिस्प्लेसमेंट अलोंग डायमीटर, ठीक है, और डिवाइडेड बाय एस अलोंग अ सर्कल, टोटल डिस्प्लेसमेंट अलोंग अ सर्कल। तो एक इनको आप एक दूसरे पे डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2r डिवाइडेड बाई 2πr, और इसको 2 के साथ 2 कैंसिल, r के साथ r कैंसिल हो जाएगा, और फाइनल आंसर जो आपके पास आएगा इन दोनों के रेशो से वो आपके पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई पाई। यहाँ पर एक बात का ध्यान रहे कि जो पहला टर्म लिखा है इसको आप ऊपर लिखेंगे, जो दूसरा टर्म लिखा है इसको आप नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो रेशो में इस चीज़ का जो है थोड़ा सा ध्यान रखें। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, ठीक है, जो कि 2011 में पूछा गया है, सही। तो रेडियन इज़ अ यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रेडियन जो है हमारे पास क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है, विच कैन आल्सो बी मेजर इन डिग्री, जिसको हम डिग्री में भी मेजर कर सकते हैं। हाउ मैनी रेडियंस आर इक्वल इन 1 डिग्री, एक डिग्री में कितने रेडियन होते हैं। तो मैं अभी आपको पहले बता चुका हूँ कि जब भी कन्वर्जन आपके पास रेडियन और डिग्री का हो तो आपको ये रिलेशन याद होना चाहिए। 360 डिग्री में 2 पाई रेडियन होते हैं या 2 पाई रेडियन में 360 डिग्री होती है। अब हमें एक डिग्री चाहिए तो इस साइड को हमें एक बनाना होगा, इसको हमें 1 बनाना होगा। तो 1 हम कैसे बनाएंगे, 360 पे पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दो तो यहाँ पर 1 बचेगा, 2 पाई डिवाइडेड बाई 360 रेडियन, और 2 पाई तो 2 1 2, और इसको आप काटेंगे तो ये 180 आ जाएगा, सही है। तो एक डिग्री बराबर हुआ पाई डिवाइडेड बाई 180 रेडियन के। तो एक डिग्री में आपके पास पाई डिवाइडेड बाय 180 रेडियन होती है। फर्दर अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो पाई की वैल्यू यहाँ पर पुट करो 3.14 डिवाइडेड बाय 180 डिवाइड कर दो, तो इससे जो भी आंसर आएगा वो आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएगी रेडियन में, ठीक है। तो ये आपके पास जो है इस तरीके से आप इनको सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट है कि द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन 5 पाई रेडियन, पाई रेडियन में कितने नंबर ऑफ रिवोल्यूशन होंगे, ठीक है। आपको मैं बता चुका हूँ कि रिवोल्यूशन भी हमारे पास यूनिट है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक रिवोल्यूशन में अगर एक सर्कल है पूरा और वो एक ऑब्जेक्ट इसमें से पूरा का पूरा रिवॉल्व करता है तो एक रिवोल्यूशन में आपके पास एक ही रिवोल्यूशन में हमारे पास कितने डिग्री होती है, 2 पाई रेडियन होता है। और या मैं ये कह सकता हूँ कि एक रिवोल्यूशन में हमारे पास 360 डिग्री होती है, ठीक है। तो अब अगर आपसे रिवोल्यूशन और रेडियन के बीच में रिलेशन पूछ रहा है, ठीक है, तो फिर आपने ये यूज़ करना है। अगर डिग्री के बीच में पूछेगा तो फिर आपने ये यूज़ करना है, ठीक है। बहरहाल हमसे ये पूछा गया है कि नंबर ऑफ़ रिवोल्यूशन पाई रेडियन में कितने होंगे, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए, नंबर ऑफ़ रिवोल्यूशन हमें चाहिए, तो ये हमारे पास इक्वेशन है कि 1 रिवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन होते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इस 2 पाई की जगह किसी तरीके से हमें 5 पाई लेकर आना है। तो 5 पाई कैसे हम लेकर आएंगे, ये बड़ा आसान है। देखिए इस इक्वेशन को मैं यूँ लिख सकता हूँ कि 2 पाई रेडियन जो है वो बराबर होता है एक रिवोल्यूशन के। तो अब मैं यहाँ पर एक काम ये कर सकता हूँ कि रेडियन को पहले 1 बनाऊँगा तो इसके साथ पाई पाई को मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर पाई पाई रेडियन बन जाएगा। तो 1 कैसे बनाऊँगा, पहले इक्वेशन को आप डिवाइड कर दे, किससे, 2 पाई से डिवाइड कर दे। तो अगर मैं इसको 2 पाई से डिवाइड करूँगा तो आप ये पाएंगे कि इससे मेरे पास ये बनेगा कि एक रेडियन में जो है मेरे पास 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई रिवोल्यूशन होते हैं। अब मेरा काम आसान हुआ है। अब मैं मुझे अगर चाहिए पाई पाई रेडियन तो मैं क्या करूँगा, इस इक्वेशन के साथ पाई पाई को मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो पाई पाई रेडियन इज इक्वल टू, यहाँ पर भी पाई पाई जो है आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2 पाई आ जाएगा रिवोल्यूशन। तो पाई पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा, और जो मेरे पास फाइनल आंसर बचेगा, फाइनल आंसर क्या बचेगा, फाइनल आंसर यही बचेगा कि पाई पाई रेडियन में हमारे पास 5 डिवाइडेड बाई 2 रिवोल्यूशन होते हैं। 5 को अगर आप 2 से डिवाइड करते हो तो आपके पास ये तकरीबन 2.5 आ जाएगा। तो 5 रेडियन में जो रिवोल्यूशन की अगर हम बात करेंगे तो वो हमारे पास बराबर होते हैं 2.5 रिवोल्यूशन, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप इसको कर सकते हो। अच्छा जी, तो नेक्स्ट जो एमसीक्यूज़ है जो जो आपके पास 2010 में पूछा गया है, ठीक है। आपको ये कहा जा रहा है कि अ व्हील ऑफ रेडियस 1 मीटर, एक व्हील है आपके पास और इस व्हील का जो रेडियस है वो कितना है, वो 1 मीटर है। कवर एन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ, अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपको गिवन है कि इसने जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया है वो 180 कवर किया है।
इट्स लीनियर डिस्प्लेसमेंट, और आपने जो है इसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट मालूम करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन क्या है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर ये थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है और इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं एस डिवाइडेड बाई आर। ये एस क्या चीज़ है, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, तो इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ, एस इज इक्वल टू आर थीटा। तो दिस इज रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एस लीनियर डिस्प्लेसमेंट है और थीटा हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो अब हमें क्या दिया गया है, जाहिर सी बात है रेडियस हमें गिवन है जो कितना है 1 मीटर है, और एंगल हमें गिवन है जो कितना है 180 डिग्री है। सही है। तो हमारे पास जो है इससे रिज़ल्ट आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रहे, और ध्यान ये रहे कि ये जो फार्मूला है आपके पास सही है, इस फार्मूले में जो आप ये एंगल पुट करेंगे ये एंगल रेडियन में होना चाहिए। अगर आप इसको डिग्री में पुट करेंगे तो इससे आंसर जो है गलत आएगा। ठीक है, ये लाजमी तौर पर रेडियन में होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको दिया गया है 180 डिग्री, तो पहले इन 180 डिग्री को कन्वर्ट करें, सही है, रेडियन में। तो आपको कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आपको पता है कि 2 पाई रेडियन जो है वो हमारे पास बराबर होता है 360 डिग्री के। तो अगर मुझे पाई रेडियन चाहिए, ठीक है, या 180 डिग्री चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इस पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दूंगा। जब पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड करूँगा, 2 1 2 और यहाँ पर 180 बचेगा। तो इसका मतलब ये हुआ सिंपल सा, ये 2 के साथ कैंसिल होगा। तो 180 डिग्री हमारे पास बराबर है पाई रेडियन के। सही है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने से पहले आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर जो है एस इज इक्वल टू, ये तो 1 मीटर आपके पास हुआ, और यहाँ पर आप पाई रेडियन जो है वो पुट कर देंगे। तो आपके पास आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, वो आपके पास पाई मीटर आ जाएगा। या इसको आप यूँ लिख सकते हो 3 डिवाइडेड बाई 1 4 मीटर, या फिर आप इसको यूँ भी लिख सकते हो 22 डिवाइडेड बाई 7 मीटर। ठीक है, तो इसको भी आप जो है इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है। सही। तो ये कुछ न्यूमेरिकल थे जो पूछे गए हैं पास्ट पेपर में। ठीक है, तो इससे आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर सकते हो ईजिली। मोस्ट इम्पोर्टेंट कन्वर्जन जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।